So, very good evening, everyone. Myself, Kailash Kumar, and we are going to start UGC NET Physical Education batch for upcoming UGC NET examination. देखिए, आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसके अंदर हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यूजीसी नेट के लिए, और एक बच्चा क्या क्या मिस्टेक करता है अपनी यूजीसी नेट की जर्नी के अंदर। उन मिस्टेक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना चाहिए इस एग्जाम के लिए, मैं उन चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। इन सभी बातों को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ आप लोगों को बता देता हूँ। एज यू ऑल नो दैट माय नेम इज कैलाश कुमार एंड आई हैव qualified UGC नेट। जनरली आई डू नॉट डिस्कस ऑल दीज थिंग, बट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट, I am a certified fitness trainer. I have completed my certification course from the Gold Gym, and I've also completed ACE, that is a American Council of Excellence. इसके साथ साथ I have trained so many national and international athletes. I have trained so many marathon runners, and I have been also part of some national sports bodies. And अभी रिसेंटली पिछले 4 ईयर से मैं फिजिकल एजुकेशन की जर्नी में कहीं ना कहीं स्टार्ट किया था अपना, और उसके अंदर मैं 4 साल से टीचिंग कर रहा हूँ आपका फिजिकल एजुकेशन, जिसे मैं यूसी नेट बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैंने कई फिटनेस ट्रेनर्स को ट्रेन किया है, उनको पढ़ाया है। बट ये जो मेरा खुद का एक स्टार्टअप है, एजुकेशन ग्लोस, जो मैंने 17 जून 2023 के अंदर स्टार्ट किया था। अभी एक बैच मेरा कंप्लीट हुआ है जस्ट नाउ, दैट इज अ फाउंडेशन बैच, जिसका मेन जो एक एम था, वो टारगेट था, वो था बच्चों के अंदर बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक मैं पढ़ाऊं। और वो बहुत फैबुलस क्लास रही, उसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर भी रहा बच्चों का। कई बच्चे यूजीसी नेट क्वालिफाई किए, कई बच्चे गवर्नमेंट जॉब भी लगे उस बैच से, और वो शानदार बैच था एकदम। ये सेकंड बैच है, दैट इज यूजीसी दैट इज फॉर यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। ये स्पेसिफिकली आपका जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए यूजफुल है। अगर कोई बच्चा सोच रहा होगा कि इस बैच में पढ़ के मैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम क्वालिफाई कर लूं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं अगर आपका बेस क्लियर है। बट यूजीसी नेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई एग्जाम का तैयारी करते हैं, और आई एम टेलिंग यू, जो नॉलेज और जो कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, और जिस हिसाब से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वो कहीं और नहीं हो सकता। तो ये चीजें थी। बाकी अभी हम लोग देखेंगे, अभी मैं आपको बता देता हूँ एक हल्का सा क्या क्या है आज के सेशन में। हम लोग देखेंगे कि कैसे आप लाइव क्लासेस अटेंड करोगे, रिकॉर्डेड वीडियोस में कैसे आपको देखना चाहिए, ये सारी चीज़ों को बताऊंगा मैं आपको। किस हिसाब से आपको आप पैटर्न होना चाहिए स्टडीज के लिए, फिर ये वेटेज क्या रहता है आपका एग्जाम्स के अंदर, कौन कौन से टॉपिक के अंदर आपको किस हिसाब से पढ़ना है, ये भी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। कैसे नोट्स बनाने हैं अपने, कैसे स्टडी करना है अपने, और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा आपके बारे में, ये सब चीज़ें। चलिए, तो अच्छा, मैं आप लोगों से एक छोटी सी चीज पूछता हूँ पहले। आज की इंट्रोडक्टरी क्लास तो है, एक छोटा सा ये क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का मुझे आंसर देना आप लोग। देखिए, जो एक न्यू एस्पिरेंट होता है, ये जो एक न्यू बच्चा स्टूडेंट होता है, जब वो यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी करता है, तो उसको समझ नहीं आता कि भाई हमने पढ़ाई करनी कैसे है। बहुत हर्डल्स आते हैं उसकी जर्नी के अंदर। जब वो एग्जाम देने जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो ऐसे क्वेश्चन देखता है वो कि इससे पहले कभी उसने पढ़ा ही नहीं है, वो चीज उसने कभी देखी नहीं है। वो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आप उसके बारे में पढ़ के नहीं जा रहे, वो नॉलेज आपको मिल ही नहीं रही कहीं पे, वो कंटेंट आपको कहीं मिल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो बुक होती है, शॉर्ट में जहां लिखे होते हैं, वहां से पढ़ के चले जाते हैं, और वहां पे वो चीज नहीं मिलती उनको। ओके, जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो जैसे आइडियलिज्म है, इसको किसने दिया? प्लेटो ने दिया। ओके, ये कहा किसने पूछेगा आपसे? ये पूछेगा आपसे टीजीटी पीजीटी के अंदर, अगर एग्जाम होता है आपका। बट अगर मैं बात करूं नेट के बारे में, नेट में आइडियलिज्म से क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भाई इस आइडियलिज्म को फर्स्ट तो प्लेटो ने प्रोफाउंड किया, बट इसके बाद और कौन कौन थे इसके अंदर जिसने आइडियलिज्म के अंदर अपने थॉट्स दिए, मुझे इसका नाम बताओ। अच्छा, इस बंदे ने जो थॉट दिया है, किस चीज को लेकर क्या थॉट दिया है, ये बताओ मुझे। ठीक है,
तो आपसे ये नहीं पूछता प्लेटो, इसके बाद का जिसने दिया है, किस चीज़ को लेके दिया है, ये पूछता है आपसे। तो आप ये पढ़ के नहीं जाते, आप ये पढ़ के चले जाते हो, फिर आपको लगता है यार ये एग्ज़ाम के अंदर पता नहीं क्या चीज़ आ रही है। तो ये बात आती है, ये कंटेंट आपको मिलेगा कहाँ पे? ये कंटेंट मिलता है आपको स्पेसिफिक बुक से। अगर कुछ बुक्स के नाम बताऊँ मैं, जैसे एक्सेल फिजियोलॉजी वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, इसके लिए विलमोर कैच एंड कैच की बुक बेस्ट है। टेस्ट एंड मेजरमेंट के लिए आपके कंसल साहब की बेस्ट बुक है। हेल्थ एजुकेशन के लिए पार्क साहब की बुक है। तो स्पेसिफिक बुक से आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और वो वन लाइनर बुक, मतलब कि आपको ना वहां बुक से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हरजाल सर की बुक से स्पोर्ट्स रीडिंग में आपको वन, मतलब बिल्कुल जो लाइन लिखी हुई है वही आपको अजेशन रीजन के अंदर देखने को मिलेगा, और मैं आपको दिखाऊंगा भी आज। अब बात आती है कि ये जो स्पेसिफिक बुक्स हम कैसे पढ़े, है ना? आप पढ़ने जाओगे अभी तो आपको उनका मतलब ही समझ नहीं आएगा। तो डोंट वरी अबाउट इट, मैं हूं यहाँ पे। मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल स्पेसिफिक बुक से, जो आपकी यूजीसी नेट के पैटर्न में क्वेश्चन बनता है उसके हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा। ओके, तो उसके लिए आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ओके, ये होगी पहली चीज। अच्छा, एक दूसरी चीज मैं आप लोगों को बोलता हूँ। मान लीजिए आपने इस जगह पे जाना है, मैं आपको एक ये रास्ता देता हूँ, ये वाला, ये एक पाथ हो गया एक, और ये दूसरा पाथ है इस तरीके से, फिर आप जाके पहुंच रहे हो, ये बी पाथ हो गया। ये दूसरा रास्ता हो गया, ये ए रास्ता, ये बी रास्ता। आप कौन से रास्ते से जाना पसंद करोगे, ए से या बी से? सर ए से। ए से। तभी से जाना पसंद करेंगे। ओके, ठीक है। अब जो बच्चा एक नया आता है, तो वो यहाँ पे खड़ा रहता है, अब इसको डायरेक्शन नहीं पता। जैसे आप लोग किसी, आपको जाना है, आपको रास्ता नहीं पता कि भाई इस रास्ते से जाए, इस रास्ते से जाए, तो बच्चे क्या करते हैं, इस रास्ते को चुन लेते हैं। अब यहाँ पे इनको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत ज्यादा। मतलब यहाँ पे ना एक, मेरे पापा जी कहते हैं कि देखो क्या होता है, जो एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। मेरे पापा कहते क्या है कि जो एक किसान होता है ना, वो दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन सबसे कम इनकम आप देखो किसान की है। एक ऑफिस में बंदा बैठा हुआ, वो सबसे, फिजिकली मैं कह रहा हूँ, फिजिकली ऑफिस में बैठा हुआ बंदा कम मेहनत करेगा, लेकिन सैलरी उसकी किसान से ज्यादा होगी, है ना? मेहनत भले ही ये कर रहा है सबसे ज्यादा, लेकिन कौन है, पैसे कौन कमा सबसे ज्यादा? ये ऑफिस में बैठा हुआ बंदा। ठीक है, तो हमें गधा मजदूरी नहीं करनी, हमें स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, तो अब इस रास्ते को बताने के लिए मैं हूं हमेशा आप लोगों के साथ। आपको कभी भी कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो आई एम ऑलवेज विद यू। अब इस रास्ते पर चलने के लिए मैं आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करूंगा, इस तरीके से आपने चलना है, ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है यहाँ पे, कंसिस्टेंसी, जो बच्चे मिस कर देते हैं। आज आप लोग बड़े एकदम फुल मोटिवेटेड हो कि आज से क्लास स्टार्ट करनी है, रोज आना है, क्लास में पढ़ना है, बट 10 दिन बाद आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएगा, है ना? तो ये डाउन नहीं होना चाहिए। देखो, यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए आपको दो चीज चाहिए। एक चाहिए आपको डायरेक्शन, और दूसरी चाहिए आपको इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि आज आप 10 घंटे पढ़ लो और कल आप जाके छोड़ दो उसको। ठीक है, परसों फिर 1 घंटा पढ़ लो, फिर तीसरे दिन 3 घंटे पढ़ लो। कंसिस्ट इंटेंसिटी एक फिक्स रखो अपनी। मान लो अगर 50% इंटेंसिटी के साथ कर रहे हो, आज अगर आप 5 घंटे आज पढ़ रहे हो, तो डेली बेसिस पे 5 घंटे होने चाहिए, और उसको धीरे धीरे करके इंक्रीज करते जाओ। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी। डायरेक्शन आपको इतने अच्छे से मिलेगी यहाँ पे, जिसका कोई जोड़ नहीं है, जिसका कोई तोड़ नहीं है ना? ये आप लोग देखोगे भी आने वाली आगे वाली क्लासेस के अंदर या आने वाली स्लाइड्स के अंदर। तो डायरेक्शन और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मेंटेन करना आपका काम है, डायरेक्शन प्रोवाइड करना मेरा काम है। ओके, अब आइए, जो आपके क्लासेस हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स रहेगा। देखिए, सबसे पहला फीचर आपके क्लासेस का जो रहेगा, दैट इज अ लाइव क्लास, जिसमें आप लोग अटेंड कर रहे हैं। अब इस लाइव क्लास के अंदर आपको लाइव क्लास अटेंड कैसे करना है, ध्यान रखिएगा। लाइव क्लास आप अटेंड कैसे करोगे? लाइव क्लास अटेंड करने के लिए, इफ इट इज पॉसिबल, अगर आपके पास आपका सेपरेट रूम है, तो आप वहां जाके क्लासेस अपनी अटेंड करिएगा। अगर आपके पास है, नहीं है तो फिर भी कहीं घर के कहीं साइड में, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इन द शॉर्ट, कि आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए जब आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज,
अगर आप क्लास मोबाइल से अटेंड कर रहे हैं तो अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन डेफिनेटली आप लोग ऑफ करिए करके रखिएगा, अदरवाइज आप डिस्ट्रैक्ट होंगे बीच बीच में क्लासेस के, तो नोटिफिकेशन ऑफ करके आप लोग पढ़ाई करिएगा। ओके। तीसरी चीज, जब आप क्लासेस अटेंड कर रही हैं तो उस टाइम पे आपके पास एक वाटर बॉटल होना चाहिए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर बॉटल। यहाँ पे जब आपकी क्लासेस चलेंगी, मान लो मैं यहाँ पे आपको 30 मिनट्स पढ़ाया मैंने, है ना, बीच बीच में मैं क्या करता हूँ, 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ मैं हमेशा क्लासेस के अंदर। तो उसके बीच में ना आप एक सिप या 2 सिप पानी पीते रहिएगा, और ये आपको इतना हेल्प करने वाला है, आप सोच नहीं सकते, है ना। अभी समझ नहीं आएगा आपको, लेकिन जब बैच खत्म होगा या बीच बैच में जब आप लोग आ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वाटर बॉटल की क्या अहमियत है आपके लिए। मैं हमेशा 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद एक एक से 2 2 से पानी पीता रहता हूँ, तो आप भी पीते रहिएगा। इसके बेनिफिट्स जब मैं पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज फिजियोलॉजी तब आपको बता दूंगा कि क्या बेनिफिट है इसका फिजियोलॉजी के लिए। ओके, वाटर बॉटल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर रफ नोट्स। लाइव क्लासेस के अंदर आप फेयर नोट्स नहीं बना सकते, रफ नोट्स बना सकते हैं, और कोई क्वेश्चन रहता है, डाउट रह सकता है, तो वो भी आप नोट डाउन करके पूछ सकते हैं मेरे से लाइव क्लासेस के अंदर। इस तरीके से आपने लाइव क्लास देखना है। कैसे? सेपरेट प्लेस इफ इट इज पॉसिबल। मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा कि एक नया रूम बनवा लो घर के अंदर। ओके। सेकंड चीज, नोटिफिकेशन डेफिनेटली अगर आपने ऑफ कर लेना। अगर किसी के पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप से क्लास अटेंड कर सकते हो, इट विल बी गुड फॉर यू। वाटर बॉटल एंड रफ नोट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर कमिंग लाइव क्लासेस। ओके। नेक्स्ट वन इज अ लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस। अब देखिए, लाइव क्लासेस के बाद आई वुड से अगर आपके पास टाइम बचता है तो यू शुड गो फॉर द रिकॉर्डेड वीडियोस। वाई? बिकॉज रिकॉर्डेड वीडियोस जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग अपने फेयर नोट्स बना सकते हैं, एंड फेयर नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब ये नोट्स बनाने कैसे हैं यही मैं आपको आने वाले स्लाइड्स के अंदर बताऊंगा। तो रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डेड वीडियो जब आप देखते हो तो कई डाउट्स ऐसे होते हैं कि जो आपके लाइव क्लासेस में नहीं आते, वो रिकॉर्डेड वीडियो जब आप देखोगे तो उस टाइम पे आएंगे आपके, तो उस टाइम पे आप अपने डाउट्स भी नोट डाउन कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो रिकॉर्डेड वीडियो इस पैटर्न से भी देखना है आपने, या फिर रिकॉर्डेड वीडियोस इसलिए भी देखने की कोशिश करना ताकि आपके डाउट्स बन सके। कोशिश करिए जितने ज्यादा ज्यादा डाउट आपके बने उतने ज्यादा ज्यादा डाउट बनाइएगा, बट डाउट शुड बी लॉजिकल। ठीक है, आपके एग्जाम के हिसाब से आपके डाउट्स होने चाहिए। ठीक है, धरती क्यों बनी है हमें ये नहीं पढ़ना, जो आपके एग्जाम में आएगा उसको पढ़ना है आपने। नेक्स्ट वन इज टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा, मान लो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ लिया आपने, उसके बाद जैसे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट यूनिट में जाने से पहले आपके उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा टॉपिक वाइज, प्रीवियस 10 ईयर्स के, तो डोंट वरी अबाउट इट। अब कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वी विल कवर इट लेटर। नेक्स्ट वन इज अ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका तो 2 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, 2 मॉक टेस्ट। अब कई बच्चे बोलेंगे सर सिर्फ 2 मॉक टेस्ट, है ना। यस, 2 मॉक टेस्ट। 2 मॉक टेस्ट ही क्यों? क्योंकि जो ये मॉक टेस्ट मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा, ये कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं होगा। ध्यान सुनिएगा, ये 2 मॉक टेस्ट जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ये कहीं जो ऑलरेडी क्वेश्चंस फ्रेम हो रखे हैं, किसी एग्जाम में आ रखे हैं, वो क्वेश्चन मैं आप लोग को नहीं दूंगा, क्योंकि एनटीए कभी नहीं पूछता वो क्वेश्चन। ये जो 2 मॉक टेस्ट होंगे इसके अंदर आपको सारे क्वेश्चंस न्यू देखने को मिलेंगे, जैसा आपका एग्जाम के अंदर आता है। तो ये क्वेश्चंस मैं खुद फ्रेम आउट करूंगा, मैं खुद बनाऊंगा आपका, और बिल्कुल आपके एनटीए के लेवल का होगा, कुछ अलग नहीं देखने को मिलेगा। इवन दो जो आपका पैसेज आता है, तो वो भी आपको मिलेगा आपके इस 2 मॉक टेस्ट के अंदर। तो इसलिए सिर्फ 2 मॉक टेस्ट देने के लिए मैं कहीं से कॉपी पेस्ट 1000 कर दूं, बट इट डजेंट मेक एनी सेंस, है ना। दूसरे लोगों की तरह नहीं कर सकता मैं। जो रियल है, लॉजिक है, लॉजिकल है, वो चीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। बस फॉर्मेलिटी के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। नेक्स्ट वन इज अ इंडिविजुअल गाइडेंस। आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जहां बच्चों को सबसे ज्यादा बेसिकली हेल्प मिलनी चाहिए, वो है आपको इंडिविजुअल गाइडेंस। तो इंडिविजुअल गाइडेंस आप लोगों को मैं खुद करूंगा। संडे को आप लोगों के पास मेरी तरफ से कॉल जाएगा, और उस संडे को मैं आप लोगों के जो वीकनेस होगा, या फिर जो आपका स्ट्रेंथ होगा, या फिर आपके जो डाउट्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी रिलेटेड टू स्टडीज,
वो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं, और मेरी कोशिश रहेगी उन सारी प्रॉब्लम्स को आपको मैं सॉल्व कर सकूं और एक सही डायरेक्शन में आप लोगों को गाइड कर सकूं कि हाँ ठीक है आपने और आपको संडे टू संडे वीकली टास्क भी मिलेगा कि हाँ इस संडे में जो क्लासेस हैं वो तो हैं, इसके अलावा आपको एडिशनल टास्क मिलेगा। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये सबसे हाईलाइट करना चाहूंगा मैं अपनी क्लासेस। ओके, दैट्स व्हाई ऑल्सो ऑल्सो आगे देखेंगे उस चीज को, छोड़ो रहने दो। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रिपेयर कैसे करें यूजीसी नेट के लिए। तो आओ बताता हूँ कि आप लोग यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अपने सिलेबस को पहले पढ़िए। आप लोग अपने सिलेबस को पढ़िए कि आपके सिलेबस के अंदर है क्या चीज, है ना। आपके सिलेबस के अंदर सेल नहीं है, आपके सिलेबस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, बट क्या आप लोग ये पढ़ रहे हैं? अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इन टॉपिक के ऊपर अगर आप लोग ज्यादा रिसर्च कर रहे हो, ज्यादा डेप्थ में जा रहे हो, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्या आप लोग मस्कुलर सिस्टम के अंदर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को पढ़ रहे हो अच्छे से, इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो दैट्स व्हाई डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो डायरेक्शन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। और उस डायरेक्शन को आप लोग और भी देख सकते हो। आप यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहां पे मैंने कुछ शॉर्ट्स डाल रखी हैं, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रखे हैं कुछ, वहां से आपको पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना है। ओके, तो सिलेबस, एक तो जो सिलेबस है वो एनटीए का सिलेबस आप लोग देखोगे अगर, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से, उसके अंदर कई चीजें तो आपको समझ ही नहीं आएंगी कि ये चीज है क्या। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को मैंने खत्म करके एक सिलेबस बनाया है, जिसको मैंने ग्रुप के अंदर शेयर कर रखा है। आई होप आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो उसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज, इसके अंदर हेड सब टॉपिक्स और सारी चीजें मैंने नोट डाउन करके रखा है। और कई ऐसी चीजें हैं जो, एक मान लो ये टॉपिक है, इसके अंदर चीजें कई सारी छुपी हुई है ना, तो उसको भी मैंने नोट डाउन कर दिया नीचे, जो आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा आता है। तो मैंने सिलेबस बना दिया है, ठीक है। इसके एनटीए के जो ये कॉम्प्लेक्स है ना, डिफिकल्ट सिलेबस था, उसको इजी वे में मैंने आप करके आप लोग को दे दिया है। उस सिलेबस को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट थिंग कि कौन वेटेज कितना रहता है किस चैप्टर से। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो इसमें कितना वेटेज है, अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का, उसका कितना वेटेज है। इस वेटेज के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और कौन सी यूनिट में आपको कम टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। तो वो भी मैं आपको आज की क्लास में समझा दूंगा। द इम्पॉर्टेंट पैटर्न ऑफ यूजीसी नेट, यूजीसी नेट का पैटर्न कैसा है, कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं इसके अंदर। तो 2019 से पहले जब एग्जाम कंडक्ट होता था, उसका एक अलग टाइप का पैटर्न था, आप लोग देखते होंगे पेपर 2 पेपर 3। बट इसके बाद आपका अलग पैटर्न हो चुका है, जब से एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाने लगी है। और दिन पे दिन जैसे जैसे एग्जाम्स होते रहे हैं, टाइम टू टाइम इसके अंदर आपको फील नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ एड ऑन हो रहा है चीज। अगर मैं अभी रिसेंटली आपको एक अपडेट दूं एनटीए के पैटर्न का, तो अगर आप देखोगे जो अजेशन रीजन का क्वेश्चन है, उसको कहीं ना कहीं अब एनटीए हटाने वाला है और हटा रहा है। इस बारी अगर किसी बच्चे ने नेट का एग्जाम दिया है और पेपर को अगर एनालाइज किया है, मुझे कोई बताएगा क्या इस बार अजेशन रीजन का क्वेश्चन था क्या कोई एग्जाम के अंदर? और था तो कितने का था, है ना। ओके, तो आप लोग को ये चीज समझ समझ आना चाहिए, मतलब समझना चाहिए आपको कि आपका किस पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये भी आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, जैसे जैसे आप क्लास के अंदर आते रहोगे, पढ़ते रहोगे, ये सारी चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी टाइम टू टाइम, डोंट वरी, और मैं आपको बताता हूँ। ओके, आज स्टेटमेंट वाइज थे, है ना। अजेशन रीजन का टाइप था क्या कुछ, और होगा भी तो एक दो होगा। पहले के क्वेश्चन पेपर देखो आप, तो उसके अंदर अजेशन रीजन के बहुत सारे क्वेश्चन थे। ओके, पहले अगर आप देखो 2019 से पहले के और 19 के, तो अजेशन रीजन क्वेश्चन बड़े होते, फिर इसके बाद धीरे धीरे कम करते रहे। अब अजेशन रीजन हटा दिया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन बनते कहाँ से, डोंट वरी, मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, मैंने स्पेसिफिकली उसको टारगेट किया है। ओके, ये हो गया आपका
इसके बाद अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। आप सिलेबस कंप्लीट करते नहीं है, या फिर आप पूरा सिलेबस पढ़ते नहीं है और आप लोग मॉक टेस्ट लगाने चले जाते हो या फिर एग्जाम देने चले जाते हो, है ना? फिर वहां देखते हो कि यार ये तो एग्जाम में कुछ को अलग ही क्वेश्चन आया है, तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करते। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कि सिलेबस आप लोग कंप्लीट नहीं करते हो और क्या क्या चीजें होती है। आप लोगों ने मास्टर्स किया होगा, एमपीएड कर रखा होगा, कई बच्चे कर रहे होंगे, एमपीएड बीपीएड में पढ़ा होगा। तो कुछ मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। ये आप ये सब सारी चीजें पढ़ते होंगे, कार्डियो रेस्पिरेटरी अडेप्टेशन, ये सारी चीजें। इसके अंदर ना आपको देखोगे अगर, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा देंगे, है ना? बट जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है? जब आप शॉर्ट ड्यूरेशन की एक्सरसाइज करते हो, जब लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्सरसाइज करते हो, तो क्या इफेक्ट पड़ता है? इसके बारे में डिस्कशन नहीं होता ज्यादा, है ना? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से पढ़ा देते हैं। अगर मैं बात करूं आगे लेके आऊं आप लोगों के लिए, तो ये देखोगे, ये काइनेस्थेटिक सेंस ऑर्गन, न्यूरल कंट्रोल, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, आपको नर्वस सिस्टम पढ़ा देते हैं लोग, ठीक है? बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स यहाँ पे एनर्जी सिस्टम में बस बता बता देंगे आपको, है ना? डेप्थ में कोई नहीं बताता। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर के बारे में नहीं बताते लोग, है ना? यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके रिकवरी प्रोसेस के बारे में। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, ठीक है, एजिंग, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, इन सब के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं होता फिजिकल एजुकेशन के बारे में। फिजिकल एजुकेशन की जितने भी आप देखोगे, चाहे प्लेटफॉर्म देखोगे, ओके? तो ये सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करते और आपके ले जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ये सबसे बड़ी वीकनेस है स्टूडेंट की। तो यहाँ पे जो आपकी स्टडी होगी वो पूरे के पूरे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। ये जो ये देख रहे हो आप, ये एनटीए का सिलेबस तो है, बट इसके अंदर मैंने कई सारी चीजें ऐड ऑन किया, या बेसिकली उसको डिस्क्राइब किया मैंने। ओके, ये एनटीए का सिलेबस है आपका, पूरा पूरा देखोगे उसी के सारे पॉइंट्स है, बट मैंने उसको डिस्क्राइब कर दिया अच्छे तरीके से। कई सारी चीजें छूट रही थी, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड ऑन कर दी। ओके, पूरा का पूरा आपका सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करेंगे हम, उसके बाद आप लोग को कुछ और करवाऊंगा मैं। ओके, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। और जब आपकी सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो उसके नोट्स जरूर बनाइए। मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी क्लासेस के अंदर कि मैं आपको भले ही 1000 पीडीएफ दे दूं, मैं आपको सारी बुक्स प्रोवाइड कर दूं, कोई सेंस नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता अनटिल एंड अनलेस आप लोग उसके नोट्स नहीं बनाते। तो नोट्स जरूर बनाइए क्लासेस के अंदर। और मैं कोई आपको बड़ी बड़ी पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ, इतने बड़े बड़े पैसेज लिख के नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। आप लोग देखोगे मेरे नोट्स बड़े शॉर्ट होते हैं, बड़े क्रिस्टल होते हैं। तो वो चीज है, और कई सारी चीजें तो मैं व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाता हूँ आपको। ओके, तो अपने नोट्स ही बना रहे हो तो अपने हिसाब से बनाओ, है ना? किसी को कॉपी नहीं करना, अपने हिसाब से बनाओ जैसा आपको समझ आता है। हिंदी में समझ आता है तो आधे वर्ड हिंदी में लिखो, आधे वर्ड इंग्लिश में लिखो, है ना? अगर आपको बंगाली लैंग्वेज आपको समझ आती है तो बंगाली में लिखिए, पंजाबी आती है पंजाबी में लिखिए, जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें अपने नोट्स बनाइए, है ना? आपको कोई वो सेल नहीं करना है, किसी को दिखाना नहीं है आपने, तो नोट्स बनाइए अपने हिसाब से आप। और टॉपिक वाइज एमसीक्यू करिए। एक टॉपिक को, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हुआ आपका, एक चैप्टर हुआ, उसके एमसीक्यू। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हुआ, उसके एमसीक्यू। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू मैं प्रोवाइड करूंगा। ओके, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए आपका, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन करिए। और रिवीजन जब आप करोगे ना, देखो, जैसे ही आपने सिलेबस कंप्लीट किया, टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाओगे, उसके बाद रिव्यू करो कि यार जो ये क्वेश्चन आया, जब टॉपिक वाइज एमसीक्यू करोगे प्रीवियस ईयर के, तो आपको समझ आ जाएगा कि कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब उसके बाद आप रिवीजन करोगे, तो कोई चीज अगर छूट रही है तो उसको ऐड ऑन कर लो, कोई चीज नहीं पढ़ी आपने तो उसको उसके अंदर जोड़ लो, और या पूछ लो मेरे से। ओके, तो डाउट रहता है तो, बट उससे पहले रिव्यू कि यार सर ने ये तो पढ़ा दिया, है ना, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, बट इनमें से तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया हुआ है ना? सर ने पढ़ाया सेल, सर ने पढ़ाया डाइजेस्टिव सिस्टम, सर ने पढ़ाया ये, सर ने पढ़ाया ये, बट इनके तो क्वेश्चन ही नहीं आया। तो देखिए, अगर आप बाई चांस कहीं फ्यूचर में कहीं और भी स्टडी करते हैं, या कोई और भी कोर्स अगर आप लेते हैं फ्यूचर में, अगर आपको कहीं से पढ़ना पड़े किसी और टॉपिक के लिए या फर्स्ट पेपर के लिए भी, तो देखिए वो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा भी रहा है, क्या उससे क्वेश्चन बन भी रहे हैं, एनटीए पूछ भी रहा है क्वेश्चन उसके अंदर। तो रिव्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रिव्यू के बाद फिर रिवीजन करो, जो चीज छूट रही है, जो चीज ऐड ऑन करना है आप उसमें ऐड ऑन कर सकते। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रिव्यू।
आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस आप रिव्यू जरूर करिएगा और रिवीजन करिएगा उसके बाद, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फुल जो आपके हैं उसको करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, ये सारा का सारा जो एक साथ होता है आपका, स्पेसिफिक 2022 का उठाइएगा, 2021 का उठाइएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा। और उसके जो ऑप्शंस होते हैं उसको भी समझने कहीं ना कहीं कोशिश करिएगा, चार ऑप्शंस के क्या क्या मतलब है, ओके। और उसके बाद मॉक टेस्ट को एनालाइज करिएगा, मॉक टेस्ट देने के बाद जब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसको एनालाइज करिएगा और फिर देखिएगा कहाँ कहाँ आपकी वीकनेस है, कौन कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसके ऊपर वर्क ऑन करिएगा दोबारा, ओके। इस हिसाब से अगर आप करेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपका नेट जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता, ओके। अब आइए आगे, वेटेज, कौन से टॉपिक का कितना वेटेज रहता है, ओके। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछिए। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? इफ इट इज क्लियर चैट बॉक्स में यस लिखेंगे। Yes, yes. Yes, sir. परफेक्ट, साउंड्स गुड। अब यहाँ पे देखो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, मैं आपको कोई डार्क में नहीं रखना चाहता, अंधेरे में नहीं रखना चाहता, सर बोल रहे हैं ये और आया कुछ और। देखो एनटीए का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, आई एम टेलिंग यू, एनटीए का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि इस टॉपिक से एक्सरसाइज फिजियोलॉजी अगर मैंने 10 से 13 क्वेश्चन लिखे हैं तो इससे 10 से 13 क्वेश्चन ही आएंगे। कई बार ऐसा होता है इसके अंदर 8 क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार ऐसा होता है इसके अंदर से 6 क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार ऐसा होता है इसमें से 15 क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये मैंने एक एवरेज ले रखा है, ठीक है। ये जो मैंने मार्क्स लिखे हैं ये एवरेज ले रखे हैं मैंने कि हाँ इस यूनिट से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। बेसिकली आप समझ लीजिए परसेंटेज है ये, कि हाँ इससे इतने परसेंटेज के क्वेश्चन बन सकते हैं आप। आजकल क्या हो रहा है, अभी 2 पैसेज आ रहे हैं आपके, 2 पैसेज आ रहे हैं, तो ये पैसेज बेसिकली वेटेज डिसाइड करता है आपका कि कौन से यूनिट से है। और मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा कि इस पैसेज के लिए आपको कहां से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। अब देखिए जैसे आप लोगों ने स्लाइड के ऊपर देख रहे होंगे कि जो पहला यूनिट है फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसके अंदर मैंने 8 से 12 नंबर क्यों लिखे हैं? इसके अंदर मैंने 8 से 12, देखो एक क्वेश्चन इसके अंदर से आप फिलोसफी से बनेगा आपका, डेफिनेटली आप लिख लीजिए इसको, फिलोसफी से पक्का बनेगा। इसके अंदर एक आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है उससे क्वेश्चन बनेगा आपका, एक क्वेश्चन ओलंपिक से बनेगा आपका, एक क्वेश्चन आपका कई बारी एशियंट ओलंपिक से ही पूछ लेते हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद आपके अवार्ड्स वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं, और अवार्ड्स कौन से, जो रिसेंटली आपके अवार्ड्स होते हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। तो इस टाइप करते हुए इससे आपके 8 से 9-10 क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार 6 भी रह जाता है, बट ये एवरेज है आपका, इतने के आसपास आपका रह सकता है, 8 के आसपास। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, देखिए नो डाउट कि ये 10 नंबर तो कहीं नहीं गए इसके। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो आपके बॉडी में आपका हार्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बॉडी में अगर आपका हार्ट नहीं है तो आपका बॉडी काम नहीं करेगा, तो वैसे ही समझ लो ये पूरे फिजिकल एजुकेशन का हार्ट है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। अगर आप इस यूनिट को अच्छे समझ लेते हो तो आपको किन्सोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, फिर उसके बाद हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, इन सबको पढ़ने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगा आपको कभी, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। दैट्स व्हाई मैं हमेशा अपनी क्लासेस में एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से स्टार्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सारी चीजें प्रैक्टिकल है, सब कुछ समझने के लिए है, आपको रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। इसमें एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में क्या है, इसके अंदर अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको इसका मैकेनिज्म, आप क्या भूलोगे, जो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा ना अभी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर, अगर उसमें आपने ढंग से पढ़ लिया, उसके मैकेनिज्म को अगर आप अच्छे से समझ गए, तो आप भले ही 10 साल के बाद अपने नोट्स उठाओगे, या 10 साल तक अगर आपको उठा के देखा भी नहीं अगर आपने अपने नोट्स को, उसके मैकेनिज्म को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाँ यार जो हर्ट आया है वो उधर मेरे हर्ट के ऊपर वाले चैम्बर में आया, फिर नीचे आया, फिर उधर लंग्स में गया, फिर यहाँ से ऑक्सीजन लेके आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से पूरे बॉडी में पंप आउट हुआ। तो ये उसका मैकेनिज्म है आपके हार्ट का। तो मैकेनिज्म आप कभी नहीं भूलोगे, भले ही नाम भूल जाऊं कि कौन से वॉल्व से जो ब्लड ऊपर की तरफ गया, कौन से वॉल्व से ब्लड आपके हार्ट के अंदर आया है, तो ये वॉल्व के नाम भूल जाओगे आप,
लेकिन इसका मैकेनिज्म कभी नहीं भूलने वाले हो। मार्क्स माय वर्ड, ध्यान रखना इस चीज को, इस तरीके से मैं आप लोग, तो दैट्स व्हाई एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और सबसे ज्यादा नंबर नो डाउट इसी के अंदर आपके बनते हैं यूजीसी नेट के अंदर आफ्टर रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। किन्सोलॉजी बायोमैकेनिक्स, कई बच्चों को इस टॉपिक में बहुत डर लगता है, किन्सोलॉजी बायोमैकेनिक्स के अंदर, मतलब पता नहीं क्यों ही डर लगता है, लेकिन सबसे इजी टॉपिक मुझे किन्सोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स लगता है, अगर आप समझ गए तो। इसमें कुछ रटने वाला नहीं है, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, और बहुत अच्छे से आपको मार्क्स देके जा सकता है कि कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अच्छा खासा नंबर अपने आप में ही लेके चलता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, है ना। और इसमें भी देखो, हर एक यूनिट को ना हम एक अलग अप्रोच से पढ़ेंगे। मैं आपको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी अलग अप्रोच से पढ़ाऊंगा, किन्सोलॉजी बायोमैकेनिक्स अलग अप्रोच से, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अलग अप्रोच से पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, हेल्थ एजुकेशन एक अलग अप्रोच से, ठीक है। तो ये चीज है। टीचर करिकुलम 3 से 4 नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। हेल्थ एजुकेशन में 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका। स्पोर्ट्स इनिंग में 9 से 11, 10 से 12। रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे ज्यादा 12 से 15 नंबर आपके। टेस्ट एंड मेजरमेंट 8 से 10, और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के 4 से 5 क्वेश्चन आपके होते हैं। बाकी परसेंटेज कौन डिपेंड करता है, आपके जो पैसेज आते हैं। अब ये पैसेज जो 2 आ रहे हैं, वो 2 पैसेज आ कहां से रहे हैं? कहां से जो एग्जामिनर है वो आपका पैसेज बना सकता है? एग्जामिनर पैसेज आपका 2 जगह से बना सकता है सिर्फ। कहां कहां से? रिसर्च या स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से बेसिकली। दूसरा, एक पैसेज की बात करो, पहले पैसेज की, एक स्टैटिस्टिक्स से बनेगा आपका, या फिर टेस्ट एंड मेजरमेंट से, या फिर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और टेस्ट एंड मेजरमेंट का कॉम्बिनेशन, या फिर किन्सोलॉजी बायोमैकेनिक्स, या फिर एक्सरसाइज फिजियोलॉजी या टेस्ट एंड मेजरमेंट का कॉम्बिनेशन। चलो मैं लिख देता हूं आपको ताकि आप लोग को पता रहे। एक तो स्टैटिस्टिक्स से एनोवा क्वेश्चन बनना आ रहा है, ठीक है। तो एक पैसेज तो आपका बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स से ही बनेगा, आपका स्टैटिस्टिक्स या फिर बायोमैकेनिक्स, इन दोनों में से आपका एक पैसेज बनेगा, एक पैसेज यहां से। दूसरा पैसेज कहां से बनेगा आपका? दूसरा पैसेज जो बनता है वो हमेशा कॉम्बिनेशन होता है आपका। कॉम्बिनेशन किस का बन सकता है? कॉम्बिनेशन ये बनाएगा एक्सरसाइज फिजियोलॉजी या फिर टेस्ट एंड मेजरमेंट, इन दोनों का, यूनिट थर्ड, सेकंड एंड नाइन्थ, इन दोनों कॉम्बिनेशन से बना देगा दूसरा पैसेज। या फिर हेल्थ एजुकेशन या फिर टेस्ट एंड मेजरमेंट के कॉम्बिनेशन से बनाएगा, या फिर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग या तो टेस्ट एंड मेजरमेंट, इसके कॉम्बिनेशन से आपका दूसरा पैसेज बनेगा, ठीक है। अब ये जो पैसेज आते हैं, मतलब ये इतने इजी होते हैं कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप बाएं हाथ से कर सकते हो इस पैसेज, ठीक है। तो ये सारे पैसेज भी आपको समझ आने वाले हैं, जब आप पढ़ते रहोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग साथ साथ पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे कैसे आपने पैसेज के लिए भी तैयारी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, जो आपके टॉपिक्स है, एनटीए ने डिसाइड किया है, उसके अंदर कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। कई टॉपिक्स ऐसे जिसमें आपको रोट लर्निंग करनी पड़ेगी, आपको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक्स कौन कौन से हैं। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, नो डाउट ऑन इट। अगर आप इसमें रटने की कोशिश करेंगे, रोट लर्निंग करेंगे इसके अंदर आप, तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते अपने लाइफ के अंदर। तो कोशिश करिए एक्सरसाइज फिजियोलॉजी को समझने की। किन्सोलॉजी बायोमैकेनिक्स, अगर आप इसको भी रटने की कोशिश करेंगे तो हमेशा आप कंफ्यूज रहोगे कि सैजिटल प्लेन में कौन सा एक्सिस काम करता है या कौन सी मूवमेंट होती है, ठीक है। बट अगर कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपको कोई सा भी एक्सिस और प्लेन दे दे, आप आराम से मूवमेंट एनालाइज करके बता सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट को समझ गया। हेल्थ एजुकेशन, इसके अंदर बस एक डिजीज को छोड़ के, कम्युनिकेबल डिजीज को छोड़ के, कम्युनिकेबल डिजीज की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं, कम्युनिकेबल डिजीज को छोड़ के बाकी और जो टॉपिक्स हैं सब कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, सब समझने वाले टॉपिक्स हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सारा का सारा प्रैक्टिकल है आपका, और रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स ये भी आपका पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें भी आपको रटने की कुछ जरूरत नहीं है, जो है आप बिल्कुल डे टू डे लाइफ से अपना देखते हो, अगर आप लोगों ने मास्टर्स किया या फिर पीएचडी करो। ओके, तो ये आपको बेसिकली अंडरस्टैंड करना है, चीजों को समझना है आपने यहाँ पे। ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है आपका। कई टॉपिक्स ऐसे हैं, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसके अंदर आपने क्या चीज समझना है, एक फिलोसफीज आपने यहाँ पे समझना है अच्छे से, जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो ये मॉडर्न ओलंपिक्स है, एशियंट ओलंपिक्स है, और इसके अलावा और भी जो चीजें हैं कि ग्रीस में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है ना, होमर पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ,
तो ये सब आप याद करिए, इसको रोट लर्निंग करिए इसके लिए, ठीक है? इसके लिए अपने ट्रिक्स बनाइए और उसको याद करने की कोशिश करिए, ओके? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर कई चीज़ें तो ऐसी हैं जिसमें बेसिकली आपको समझना चाहिए और कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा एज़ इट इज़, है ना? तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को कई थ्योरीज़ वगैरह है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप अभी से याद कर सकते हो। आप लोग जाइए प्रीवियस वीडियोज़ देख लीजिए प्रीवियस बैच का, मैं सभी को एक्सेस दे दूँगा उसका, वहाँ से आप लोग इसको अभी से याद करना स्टार्ट कर सकते हैं। टीचर एजुकेशन एंड करिकुलम ये मतलब बहुत ही कम 2-3 नंबर का क्वेश्चन बनता है इसमें से कभी-कभी, ओके? तो ये भी इसको तो आप ऐसे कर सॉल्व कर सकते हो अगर आपका आईक्यू लेवल अच्छा है, ठीक-ठाक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर अच्छे से यूज़ करते हो, तो ये ऐसे सॉल्व हो जाता है आपका। टेस्ट एंड मेजरमेंट इसमें आपको 2-3 चीज़ छोड़ के, ठीक है? जिसके अंदर आपके कुछ फ़ॉर्मूलेज़ हैं कैलकुलेट करने वाले, उनको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें याद करने के लिए है, ठीक है? तो उसको याद करना अभी से स्टार्ट कर दो टेस्ट एंड मेजरमेंट। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इसकी कुछ थ्योरीज़ हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाना, कुछ थ्योरीज़ हैं, उन थ्योरीज़ को अभी से आप लोग याद कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो, मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊँगा आपको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, फिर किन्सोलॉजी बायोमैकेनिक्स, हेल्थ एजुकेशन, है ना? और फिर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, फिर उसके बाद आपका टेस्ट एंड मेजरमेंट, फिर रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, ओके? फिर ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, फिर ये टीचर करिकुलम लास्ट में ये जो है आपका फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये चीज़ है, ये वाली पढ़ाऊँगा, ओके? इस हिसाब से आपकी क्लासेस चलेंगे। बट अगर आप चाहते हो, देखो टू बी वेरी फ्रैंक सभी से मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं निभाना चाहूँगा यहाँ पे। अगर आप लोग चाहते हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट कब होगा? मई में, मई के फर्स्ट वीक में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं, आपके पास टाइम है अगर, आप कोई जॉब नहीं करते, कोई और काम नहीं है, घर पे सिर्फ स्टडीज़ के ऊपर अपना फ़ोकस कर रखा है, तो आई वुड से कि आपको अपना सिलेबस जो है वो मार्च तक कंप्लीट कर लेना चाहिए, मार्च के लास्ट तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक। अब वो कैसे कर सकते हो कंप्लीट आप? देखो, ये टॉपिक्स तो मैं करवाऊँगा लाइव क्लासेस के अंदर, ये सारे टॉपिक्स मैं आपको लाइव क्लासेस के अंदर चला करवाऊँगा। बट आप क्या कर सकते हो अभी, आप 2 टॉपिक्स उठा सकते हो साथ में। यहाँ अगर मैं आपको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, दूसरी तरफ जो रिकॉर्डिंग वीडियोज़ आपको ऑलरेडी प्रीवियस बैच का मिला हुआ है, वहाँ से आप टेस्ट एंड मेजरमेंट का उठा लो एक यूनिट, यहाँ से आप कंप्लीट कर लो, है ना? फिर जैसे मैं किन्सोलॉजी बायोमैकेनिक्स पे आया, तो आप चले जाओ दूसरे पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पे चले जाओ या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पे चले जाओ, ठीक है? मैं इधर हेल्थ एजुकेशन पे आया, इधर टीचर एजुकेशन करिकुलम या किसी और टॉपिक पे चले जाओ। तो आप अपना सिलेबस जो है वो पहले भी कंप्लीट कर सकते हैं, है ना? क्लासेस में आओ, क्लासेस चलेंगी आपकी, क्लासेस में कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। बट अगर आप मार्च तक, अप्रैल तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा रिवीजन करने का या फिर मॉक टेस्ट लगाने का और एनालाइज़ करने का, 2-2 बार पढ़ने का। तो ये भी आप लोग कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। बाकी इसके अलावा जो नॉर्मली आपकी क्लास चलेंगी, उसके हिसाब से भी आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये मैंने आपको एडिशनली बता दिया है, ओके? कोई बताता नहीं है ना? सब टीचर चाहते हैं कि मेरी लाइव क्लास के अंदर बच्चा अट्रैक्टिव रहे, ये सब रहे। पहले सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए, बच्चे छोड़ के ना चले जाएँ। बट मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने एक बार एनरोल कर लिया है, तो मैं आपको रियल गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा, बिलीव ऑन मी, ठीक है? ट्रस्ट ऑन मी, ओके? तो ये चीज़ है इसमें। अब ये जो इस स्लाइड में मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको। बस है, फिर मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए इन द मीन टाइम। If it is clear, please type 1 in the chat box. Okay, thank you. ओके, अब देखिए ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, जिसके बारे में बच्चों को पता नहीं रहता। जो बच्चा यूजीसी नेट की तैयारी करता है, अगर वो सॉरी इन पॉइंट्स के ऊपर काम कर लेता है, तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी उसकी। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा राइट एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स अगर जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं या फिर कुछ क्लासेस देखा होगा उन्होंने, एक चीज़ उन्होंने नोटिस किया होगा मेरे टीचिंग स्टाइल के अंदर
कि मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जब भी टॉपिक स्टार्ट करता हूं तो उसको या तो मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों से, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले डिस्कशन मेरा होता है ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट का। और जो भी एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देता हूं उसके बारे में, लाइव एग्जांपल के साथ, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैं आपको उस टॉपिक के बारे में पहले ही बता देता हूं, डे टू डे लाइफ से रिलेट करके मैं आपको पहले से ही वो इन एग्जांपल्स के थ्रू उस टॉपिक के बारे में बता देता हूं। ओके, तो जब मैं ये एग्जांपल्स बता रहा हूं ना आपको, तो उन एग्जांपल्स को नोट डाउन करो। समझ तो आ जाता है उस टाइम पे आपको, लेकिन उन एग्जांपल्स को नोट डाउन करना है आपने, ताकि जब आप रिवीजन करो तो उस टाइम पे उन एग्जांपल्स के थ्रू आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। पहली बात, एग्जांपल्स जो मैं आपको बताऊंगा उसको नोट डाउन करिएगा। सेकंड, डायग्राम्स, है ना, मैं आप बनाता हूं, भले ही डायग्राम जो है मेरे गंदे बनते हैं, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आती इसके ऊपर, बट डायग्राम जरूर बनाइए। ओके, मैं ही उल्टे सीधा डायग्राम बना देता हूं ऐसे करके, तो अगर आपका डायग्राम अच्छा है तो डायग्राम जरूर बनाइए, और वो डायग्राम बना के मैं आपको दिखाता भी हूँ एग्जाम्पल्स के साथ, तो उन डायग्राम्स को भी जरूर बनाइए आप, है ना। कोशिश करिए कि जितने ज्यादा डायग्राम बना सकते हैं आप, उतने ज्यादा डायग्राम बनाइए अपने नोट्स के अंदर। तो ये चीज है। देखो मान लो, सॉरी, दो सिमिलर टॉपिक आ गया, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक हो गया स्ट्रेन, एक हो गया स्ट्रेन, ये बस एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अब इन दोनों के अंदर कंफ्यूजन रहती है आपको हमेशा। अब क्या होता है, आप क्या करोगे, आप स्ट्रेन के बारे में पढ़ लोगे कि हाँ स्ट्रेन ये है, आप स्ट्रेन के बारे में पढ़ लोगे कि हाँ स्ट्रेन ये है, स्ट्रेन ये है ना, स्ट्रेन ये है, स्ट्रेन लिगामेंट की इंजरी है, स्ट्रेन टेंडन की इंजरी है, मसल की इंजरी है, ये आप पढ़ लो, ये आपने पढ़ लिया, आपको टीचर ने बता भी दिया, ठीक। बट जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे ना, एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद आपको क्वेश्चन दे दिया स्ट्रेन का, और आपको एग्जांपल दे, इसमें ऑप्शन दे दिया टेंडन, ठीक है, फिर उसके बाद आपको एग्जांपल दे दिया यहाँ पे लिगामेंट, तो एग्जाम के अंदर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता जब ऐसे सिमिलर टॉपिक आप लोग देखते? तो जब आप स्टडी करने के लिए बैठ रहे हो और जब पढ़ रहे हो और आपको लगे कि ये दो टॉपिक जो है वो सिमिलर है, ये दो टॉपिक जो है सिमिलर है, तो उनके बीच में आप क्या करिए, डिफरेंस करिए कि हाँ स्ट्रेन और स्प्रेन दोनों सिमिलर टॉपिक है, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को लिखिए। इसका ये डिफरेंस है, अच्छा इसको इससे क्या अलग बना के रखता है, इस टॉपिक से इसको और क्या क्या अलग बना के रखता है, ठीक है। तो इनके जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, है ना, उसको लिखिए अलग से, इसके अंदर ये अलग पॉइंट है, इसके अलावा इससे ये अलग है, इससे ये अलग है, तो डिफरेंस करके रखिए जो भी दो सिमिलर टॉपिक्स है, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जब आप पढ़ोगे, मैं तो पढ़ाऊंगा ऐसे आपको डिफरेंस कर करके, डोंट वरी, बट अपने हिसाब से भी आप लोग करिएगा, क्योंकि आपसे एनटीए, आप लोग का होता क्या एग्जाम के अंदर, आप बोलते हो कि सर 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी, हमें 2 ऑप्शन तो हम लोग आराम से एलिमिनेट कर देते हैं, सर 2 ऑप्शन में ना हम कंफ्यूज आते हैं, सर ये 2 ऑप्शन कहाँ से, सर ये मतलब कि ना इन दोनों में ही सांस अटक जाती है, तो ये दोनों के अंदर जो आपकी सांस अटकी है वो दूर कैसे होगी, जब आप इन दोनों को डिफरेंस करके पढ़ोगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपना अप्रोच रखिएगा कि टॉपिक्स को अगर आपको लगे सिमिलर है तो उसको डिफरेंस करके पढ़िएगा। ये हो गया एक चीज। तो फिर इसके बाद अब कई सारे ऐसे आपके फिजिकल एजुकेशन के अंदर सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आपका कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड टेस्ट आइटम है, उसको बनाने के लिए कई सारे स्टेप्स हैं, 10-12 स्टेप्स है, 1 2 3 4 5 6। अब एनटीए क्या करता है आपसे, उसी के 3-4 स्टेप लिख देगा आपसे और पूछेगा कि अच्छा इसमें सीक्वेंस में लगा, और एक और लगा देगा यहाँ। तो स्टेप्स को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और जो स्टेप्स लिख रहे हो ना, तो उसको देखो कि यार ये स्टेप से कैसे अलग है, ये इससे कैसे अलग है, ये इससे कैसे अलग है, ये इससे कैसे अलग है, इनके बीच में डिफरेंस भी देखना है आपने, डिफरेंस भी देखना है आपने कि हाँ ये इससे कैसे अलग है, ये इससे कैसे अलग है, ये इससे कैसे अलग है। अच्छा इस स्टेप के अंदर अगर ये चीज है तो फर्दर इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं, तो ये स्टेप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अब आप दूसरा, आपके टाइप्स होते हैं, जैसे पढ़ते हो आप लोग, ये ए है, इसके फर्दर
3 या 4 टाइप है, ए 1.a, ठीक है, 2.a, 3.a। तो ये कई बार आपके टाइप्स पूछ लेते हैं सीक्वेंस में डाल के। तो टाइप्स को भी इसके थ्रू, जैसे मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ क्लासेस के अंदर, इस हिसाब से आपने डायग्राम बनाना है, ठीक है। कई बार फंक्शंस होते हैं, जैसे अगर आप देखोगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है, तो वो आप पढ़ लेते हो, है ना, इसके फंक्शन ही पढ़ लेते हो, फिर लिखते हैं इनके फंक्शन को आप लोग अरेंज करके लगाओ, ठीक है। तो इसके फंक्शंस को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप क्या देख रहे हो आजकल, क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, अरेंज करके लगाओ, एक को ऑड है उसको हटाओ बस, ठीक है। तो आपको इन स्टेप्स के बारे में देखना है अच्छे से। तो ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन, आप ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होने वाले हैं आपके लिए। इसके ऊपर अगर आप वर्क कर गए तो आपका नेट कोई नहीं दो सकता। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करिए। जो भी आप नोट्स बना रहे हो, उन नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है उसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। मैं अपने नोट्स के, जब मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड करूंगा, उसके अंदर होता है, हाईलाइट करके रखता हूं मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। आप लोग भी उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करिएगा अपने नोट्स के अंदर, ओके। उसके बाद जैसे ही एक यूनिट कंप्लीट हुआ आपका, मान लो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी कंप्लीट हुआ, उसके बाद एक चार्ट पेपर पे या एक पेज पे उसको समराइज करके लिख लीजिए, ठीक है। समराइज करके, ऑर्गेनाइज करके एक चार्ट पेपर पे लिख लीजिए, जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा उस चैप्टर का शॉर्ट में इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाए, पूरा ब्रीफ आपको वहां पे मिल जाए। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो ये एक स्टूडेंट है, ये अपना स्टूडेंट है, ये हेल्थ एजुकेशन का पूरा इसने एक चार्ट पेपर के ऊपर बना रखा है। और हेल्थ एजुकेशन इसके अलावा और भी कई टॉपिक्स है जो पूरा उसने चार्ट पेपर बना रखा है। मैं आपको एक दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अगर जूम करूं मैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा हेल्थ का यहाँ पे दे दिया, इन्फॉर्मेशन लिख दिया इसने, स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ, ये सारी चीजें इसने इन शॉर्ट करके लिख लिया यहाँ पे, डायग्राम बना के ऐसे करके पूरा का पूरा। तो इससे क्या होगा, जब आप रिवीजन करोगे तो आपको ज्यादा टाइम ही लगेगा, या फिर वॉल पे पेस्ट कर दो, आप लोग देखते रहोगे। और जब इस तरीके से नोट्स बनाओगे ना आप, तो ना आपको अपने माइंड के ऊपर लोड डालना पड़ेगा कि हाँ यार, मैंने क्या चीज ऐड ऑन करना है, क्या चीज नहीं डालना है, क्या चीज हटानी है, क्या चीज रखनी है इसके अंदर। तो ना आपका एक बेसिक क्लियर होता रहेगा जब आप इस तरीके की एक्टिविटी करोगे। तो ये बिल्कुल नहीं भूलना आपने, ये जरूर करना है आप लोगों ने, ठीक है। अपने शॉर्ट्स नोट्स जरूर बनाते रहना है आप, ओके। यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछिए। इज इट क्लियर? सर जो जे आर एफ और नेट में डिफरेंस क्या होता है सर, क्वेश्चन नेट पेपर? और जेआरएफ के अंदर क्या डिफरेंस यस है? ओके, ठीक है, अभी बताता हूँ। और पूछिए, अभी तक जो बताया मैंने इनके अंदर कोई डाउट्स वगैरह तो पूछिए, इसके बारे में डिफरेंस बताऊंगा आपको। चलिए आगे चले फिर, ठीक है। अब आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ ऐप के बारे में। देखिए, ऐप जो है वो दो, मतलब दो, चलो दो 3 से 4 दिन मान लो, है ना। होना तो 2-3 दिन के अंदर चाहिए, 3 से 4 दिन मान लो आप। 3 से 4 दिन के अंदर आपका प्ले स्टोर पे आ जाएगा। और जब आपका प्ले स्टोर पे ऐप आएगा, तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपका होम स्क्रीन इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिसमें ये आपका बैच होगा, ठीक है। इसके अंदर आप ऑलरेडी इनरोल्ड होगे, जब जैसे आप इंस्टॉल करोगे और साइन अप करोगे, तो आप ऑलरेडी आपकी इनरोलमेंट हो चुकी होगी इसके अंदर। यहाँ पे आपको एक नीचे ऑप्शन दिखेगा माय बैचेस का, इस पे जब आप क्लिक करेंगे माय बैचेस के ऊपर, तो ये इंटरफेस खुलेगा आपका, जिसके अंदर ये अनाउंसमेंट, लाइव क्लासेस, एमसीक्यू, अपकमिंग एग्जाम, वीडियो लेक्चर, असाइनमेंट, एक्स्ट्रा क्लास, ये सारा होगा। मान लो आपको वीडियो लेक्चर देखना है रिकॉर्डेड वाला, इसके ऊपर वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करोगे। वीडियो लेक्चर पे क्लिक करने के बाद जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं, ये सारी यूनिट्स आपको देखने को मिल जाएगी। यूनिट 1 फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यूनिट 2 एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, यूनिट 3 किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स, यूनिट 4 स्पोर्ट्स साइकिल, ये सारी आपको यूनिट देखने को मिलेगी जैसे वीडियो लेक्चर पे क्लिक करोगे आप। अब मान लो आपने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का जो है वो वीडियो देखना है, तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पर क्लिक करोगे तो आपको ये सारे टॉपिक दिख जाएंगे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर जो टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका पहला हो रखा होगा स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, ये फिर जैसे आप पढ़ोगे जिस टॉपिक के अंदर, वो सारी की सारी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो आ जाएगी उसको, ओके। तो वैसे ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मैंने इधर ऐड ऑन किया। जो मैंने आपको सिलेबस प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे आप देखोगे सिलेबस का ऑप्शन है,
इस पे क्लिक करोगे तो आपका एनटीए का सिलेबस आ जाएगा, जो मैंने कस्टमाइज़ करके आप लोगों को दिया है, पीडीएफ प्रोवाइड करी है, वो सेम चीज़ यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में होगी, ठीक है? टॉपिक वाइज़ यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इस पे क्लिक करोगे तो जो-जो सब पॉइंट्स हैं इसके, वो सारे के सारे आ जाएँगे। फिर इसके बाद जो आपके क्लासेस होंगी, जिस पीपीटी से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, वो आपको यहाँ पे नोट्स सेक्शन के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पे जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? नोट्स सेक्शन के अंदर आपको पीपीटी मिल जाएगी, है ना? इसको आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट आउट नहीं कर सकते, आपके फ़ोन में ही रहेगा बस ये। ओल्ड पेपर, टॉपिक वाइज़ और वैसे भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स है, वो आपको यहाँ मिलेंगे सेक्शन के अंदर। जो कुछ बुक्स है, वो मैं आपको यहाँ पे डाल दूँगा। अटेंडेंस का कोई सेंस नहीं है। डाउट्स अगर किसी का रहता है तो वैसे आप मेरे से क्लासेस में पूछ सकते हो, डेली बेसिस पे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो या फिर कॉल करके पूछ सकते हो। बाकी कोई अगर चाहता है तो इस डाउट सेक्शन पे भी जाके डाउट सेक्शन पे जाएगा तो वैसे ही आपको ये सारे टॉपिक्स दिखेंगे, इस पे क्लिक करिए, सब टॉपिक दिखेंगे, उसमें जो भी आपका डाउट है जिस टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पे डाल दीजिएगा, वो मेरे पास आ जाएगा, आई विल रिप्लाई यू। ओके? फिर एक्स्ट्रा क्लासेस का कोई सेंस नहीं है। असाइनमेंट मैं आप लोग को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करूँगा। असाइनमेंट वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगा लाइव क्लासेस के अंदर, तो यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अपकमिंग एग्ज़ाम्स के अंदर कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, या नोटिस डाल दूँगा मैं अपकमिंग एग्ज़ाम्स का, कोई आता है एनटीए से रिलेटेड तो मतलब कि सेट वगैरह का आता है। एमसीक्यू यहाँ पे आपको मिलेंगे एमसीक्यूज़, ठीक है? मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, और जो मॉक टेस्ट है वो तो लास्ट में मिलेगा आपको, ठीक है? तो मॉक टेस्ट तो एमसीक्यूज़ यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। लाइव क्लासेस का कोई सेंस नहीं है क्योंकि लाइव क्लासेस आपकी ज़ूम पे होंगी, और ये अनाउंसमेंट मतलब इन्फॉर्मेशन जो होगी क्लासेस की, वो आपको यहाँ मिल सकती है, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम हियर, तो आपको टेलीग्राम पे मिलूँगा। ईज़ी टू एक्सेस जो है आपके लिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके? तो ये चीज़ है। और कई बच्चे पूछ रहे थे ना मेरे से कि सर आप हमें बता रहे थे पहले कि हमने किस तरीके से पढ़ना है, पहले ताकि हम लोग तैयारी करके आ जाएँ। तो बेटा आपने क्या करना है, ये सारा चीज़ मैंने डाल दिया है। मतलब आप जब वीडियो लेक्चर्स पे जाओगे, अभी चले जाओगे वीडियो लेक्चर्स पे आप अगर, वीडियो लेक्चर पे जाने के बाद आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएँगे, और उसके बाद ये सब टॉपिक्स मिल जाएँगे। तो अगर मैंने आज आपको ये पढ़ा है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, तो कल की क्लास में कार्डियो रेस्पिरेटरी एडेप्टेशन पढ़ाऊँगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मस्कुलर सिस्टम पढ़ाऊँगा, ठीक है? फिर नर्वस सिस्टम पढ़ाऊँगा। तो इस सीक्वेंस में हम चलते रहेंगे, ठीक है? तो आपको डेली बेसिस पे पूछने की ज़रूरत नहीं है, बाकी मैं तो इन्फॉर्म करता रहूँगा, ठीक है? इस चीज़ को भी मैंने ध्यान में रखा। अब बात आती है, हाँ, अब बात आती है नेक्स्ट कि ये ऐप एक्सेस कैसे करें हम? तो अभी आपको 2 से 3 दिन का वेट करना पड़ेगा। 2 से 3 दिन के बाद ये ऐप प्ले स्टोर पे आ जाएगा, फिर आप उसको एक्सेस कर सकते हो सारे फीचर्स को। थोड़ा-सा डिले इसलिए हो रहा है, क्योंकि ये इसके अंदर मैं कुछ क्योंकि ना कस्टमाइज़ ऐप बन रहा है, डेवलपर से बनवा रहा हूँ मैं, तो इसके अंदर कई सारी फीचर्स मैंने ऐड ऑन करवाए हैं। जैसे कि जो मॉक टेस्ट होंगे आपके, तो कई बच्चे ऐसे होते जैसे कि कई एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं आपके, जैसे राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। जैसे डीएसएसबी का एग्ज़ाम होता है, बस मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो जो बच्चा अगर मॉक टेस्ट दे रहा है, मान लो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का, तो अगर उसका जो मार्क्स आ रहा है, उसको अगर मैं ऐप अपने आप ऑटोमैटिकली नेगेटिव कन्क्लूड करके उसको मार्क्स बता दे, तो वो अच्छा होगा। तो ये जो फीचर्स है, ये ऐड ऑन करवा रहा हूँ। और इसके बाद जो आपका जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन है इसके सारे, है ना? तो मान लो ये आंसर्स क्या होता है, कई आप में बस आपको आंसर आंसर बताता है। बट मैं क्या फीचर्स ऐड ऑन करवा रहा हूँ? डिस्क्रिप्शन, मतलब ये आंसर का डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। ये फीचर्स भी ऐड ऑन करवा रहा हूँ मैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं, इन शॉर्ट मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। तो ये है। तो इसलिए थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, तो एक बार आएगा तो तगड़ा बन के आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके? तो 2-3 दिन वेट करिए। बाकी अभी जो जैसे आज क्लास होगी, जो कल क्लास होगी, वो आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा उसमें, है ना? और वो एक्सेस वही कर सकता है, जिन्होंने बैच के अंदर एक्सेस किया है, जिनकी ईमेल आईडीज़ मेरे पास हैं, तो वो एक्सेस कर पाएँगे वीडियोज़। ओके। हाँ, पूछिए अब क्या डाउट्स है? कहीं कोई बच्चा पूछ रहा था नेट और जेआरएफ के अंदर क्या डिफरेंस है? देखिए, नेट और जेआरएफ के अंदर ये डिफरेंस है आपका, मान लो आपका 300 मार्क्स का पेपर होता है, यूजीसी नेट का।
इसमें से अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, अगर आपके मार्क्स 158 आता है तो आपका नेट क्वालिफाई होता है। अभी डिफरेंस, अगर मान लो आपका 184 या 86 मार्क्स आता है आपका, तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई होता है। मतलब अगर आपके मार्क्स ज्यादा है ना, हायर मार्क्स हैं आपके, तब आपका जेआरएफ जेआरएफ क्वालिफाई होता है। मतलब यूजीसी नेट जेआरएफ तो पूरा बोलते हो आप, यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई है अगर आपका 186 से ज्यादा मार्क्स है। डिपेंड्स ऑन कट ऑफ, कट ऑफ आपकी कितनी जाती है उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर या पर्टिकुलर सेशन के अंदर। ओके, नेट के अंदर ये है, मान लो ये एक तरीके से मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड या मार्क्स हैं, जिसके अंदर अगर 100 बच्चे एनरोल किया है, जिसके अंदर अगर 100 बच्चे एनरोल किया है, उसमें जनरल कैटेगरी के अंदर जो 6th पोजीशन पे बच्चा होता है या थर्ड कितना 6% का रेशियो रहता है, तो 6% पे बच्चा होता है, अगर उसका 158 मार्क्स आया है तो उसका नेट क्वालिफाई होता है, यूजीसी नेट। ठीक है, इस हिसाब से ये क्राइटेरिया सेट होता है आपका। तो यूजीसी नेट और जेआरएफ के अंदर बस यही डिफरेंस है, अगर आपके थोड़े कम मार्क्स आते हैं तो आपका नेट क्वालिफाई है, अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई। अब फीचर क्या क्या है नेट के? नेट अगर क्वालिफाई है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, पीएचडी कर सकते हैं, और भी कई सारे फीचर्स हैं। जेआरएफ अगर आपका क्वालिफाई है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल है। जेआरएफ क्या कहते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं। जेआरएफ के अंदर एडिशनल बेनिफिट्स हैं कि आपको फेलोशिप मिलती है इसके अंदर 35-40,000 के आसपास, प्लस इसमें आपका एपीआई स्कोर जो होता है उसके अंदर ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, ये है। बाकी इसके अलावा एक बच्चा पूछ रहा है कि व्हाट विल द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास। जो आपके क्लास का ड्यूरेशन रहेगा वो 1.5 आवर रहेगा। 1.5 आवर आपका क्लास का ड्यूरेशन रहेगा। रोज जो आपकी क्लासेस होंगी वो 8:15 पे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी शार्प, तो कोशिश करिएगा 8:15 पे आप लोग क्लासेस में ज्वाइन कर ले। इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चन एनी डाउट यू कैन आस्क मी। चाहे प्रीवियसली यहाँ पे कुछ अगर आप लोगों को कुछ समझना हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप यहाँ पे, या यहाँ पे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना है तो पूछ सकते हो आप लोग। बाकी कल से हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? कल से हम लोग एक्सरसाइज फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग ये पढ़ के आ सकते हैं। ये क्या मटेरियल होता है? एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? फर्स्ट पेपर